Yes, good afternoon all of you. बेटा, आज हम पुनः अभ्यास करते हुए नमक पाठ पर चर्चा करते हैं। नमक 5 जो कि आपका आरोह भाग 2 गद्य भाग और रजिया सज्जाद जहीर इसकी लेखिका है। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद ये बताया गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन उनके दिलों में अपने भूमि से लगाव जो था वो बरकरार रहा। कि भले ही मानचित्र पर लकीर खींच दी जाए, विभाजन हो जाए, देश के बंटवारे हो जाए, राजनीतिक दृष्टि से हो जाए, लेकिन किसी के दिलों की जो मोहब्बत है, प्रेम है, अपनी भूमि से लगाव जो है, उसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। आज भी सबके दिल अपनी भूमि से, अपने वतन से जुड़े हुए हैं। और इसी पाठ का आज सार रूप में आप में से बेटा कौन बताएगा, क्योंकि अब हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आप में से कौन मुझे इस लेसन का सार बता सकता है कि इस लेसन में क्या है, आपने क्या पढ़ा है? यस केतन। केतन बोलो बेटा। अनम्यूट करो बेटा। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। किस पाठ में रजिया सज्जाद जहीर ने क्या बताया है? हेलो, हाँ जी बोलो गुड बेटा। आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। मैम, इस पार्ट में रजिया अपने पड़ोसी सिख परिवार में जाती है कीर्तन में। तो वहां उसे सिख बीवी दिखती है जो कि बिल्कुल उसकी माँ के जैसी दिखती है, क्योंकि उनका भारी भरकम शरीर, उनकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह होती है। तो वह बताती है कि वह अगले हफ्ते लाहौर जा रही है। तो उसके कहने पे वो बताती है कि विभाजन के समय वह भी लाहौर से आई थी और वो आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं, और उनसे प्यार के तोहफे के लिए एक नमक की पुड़िया लाने के लिए कहती हैं। तो जब वह अपने भाइयों के पास लाहौर जाती है तो वहां पे वो 15 दिन रुकती है। उसके भाई उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, और बाद में आते समय वो अपने भाई से पूछती है कि क्या नमक लेके जा सकते हैं, तो वो बताता है कि ये शायद गैर कानूनी है। तो उसके बावजूद भी वह नमक की पुड़िया कीनुओं के नीचे दबा कर लेके जाने की प्रयास करती है। फिर वहां पे कस्टम ऑफिसर के पास उसे लगता है कि प्यार का यह तोहफा उसे चोरी से नहीं लेके जाना चाहिए, तो वह उसके सामने वो पुड़िया निकाल के रख देती है। तो वह उसे बताता है कि वो भी दिल्ली का रहने वाला है, वो आज भी दिल्ली को ही अपना वतन मानता है। तो फिर वह वही पुड़िया उसके बैग में डाल देता है। फिर बाद में वह ट्रेन में जाती है, और बाद में जब वह अमृतसर पहुंचती है तो उसे लगता ही नहीं कि कब वतन बदल चुका है, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा, भाषा शैली सब एक जैसी है। फिर बाद में जब वह अमृतसर के कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचती है तो वह उसे पूरी कहानी बताती है। तो वह उसे कमरे में लेके जाता है और वहां पे जाके उसे बिठाकर 2 चाय लाने का ऑर्डर देता है। और वह उसे बताता है कि वह भी विभाजन के समय ढाका से ही यहाँ पे आया है, और वह भी ढाका को ही अपना वतन मानता है। और बाद में वह उसके नमक की पुड़िया को उसके बैग में डालकर आगे आगे चलता है, और अमृतसर के स्टेशन के एंड पे सीढ़ी के अंत में सर झुकाए खड़ा हो जाता है। तब वह सोचती है कि ये किसका कौन सा वतन है, जो मतलब वह सोचती है कि किसका वतन कहाँ पर है, बस। इसका वतन कहाँ है? लेकिन कहने का अभिप्राय ये, वेरी गुड केतन, कहने का अभिप्राय ये है कि भले ही देश का विभाजन हो जाए, लेकिन जो जहाँ जिसकी जन्मभूमि है, जो जिसका वतन है, वो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। उसके दिल में वो वतन के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा के लिए ही बना रहता है।
और इवन कि यहाँ इस पाठ में ये भी कहा गया है कि जब हमारे अंदर इंसानियत, प्रेम, दया की भावनाएं हों तो कानून भी उसके आगे कुछ नहीं होता, जैसा कि हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो आइए बेटा, वेरी गुड केतन, हम इस पाठ के कुछ प्रश्न जो है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर था और उसको पता था कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, और जब चोरी छुपे अगर ले भी जाएं और कस्टम अधिकारियों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा भी था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि सफिया नमक की पुड़िया अपने साथ ले जाए, उसकी बहन नमक की पुड़िया अपने साथ ले जाए, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? वो सोच रही थी लेकर जाऊं ना लेकर जाऊं, प्यार का तोहफा है, उसका अपना वादा निभाना चाहती थी। तो यहाँ देखिए, सफिया सिख बीवी से किया हुआ अपना वादा निभाना चाहती थी, इसलिए वो हर हाल में नमक की पुड़िया को भारत लाना चाहती थी, क्योंकि और उस समय जो था पाकिस्तान से भारत नमक लाना गैर कानूनी था, इसलिए उसके मन में ये द्वंद, ये युद्ध, ये लड़ाई सी चल रही थी कि वो नमक की पुड़िया को चोरी से छुपाकर भारत ले जाए या फिर कस्टम अधिकारियों को बताकर ले जाए, क्योंकि अगर कोई भी काम हम चोरी से करते हैं तो उसमें ज्यादा डर लगता है, डरा हुआ सा इंसान रहता है और डर के कारण वो पकड़ा भी जाता है। तो वो कस्टम अधिकारियों को उसने चोरी छुपे ले जाने में पकड़े जाने का डर था, तो उसने कस्टम अधिकारियों को बताने में उनके मना करने का डर भी उसको सता रहा था, इसलिए उसके मन में ये द्वंद चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? वो जब सफिया ने पाकिस्तान से भारत नमक लाने के संदर्भ में सिख बीवी से जुड़ा प्रसंग, सिख बीवी से जुड़ी बात उन्हें बताई, तो उन्हें भी अचानक एकदम से अपने वतन की याद आ गई, अपने वतन ढाका की याद आ गई, और वो सिख बीवी की दिल की भावना को, अब जब हम किसी की भावना को समझ लेते हैं, वैसी ही भावना हमारे भी अंदर है, हम जब किसी की भावना को समझ लेते हैं तो हम अपने आप से हमारा दिल पिघलने लगता है, और वो सिख बीवी के दिल की भावना को अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि इतने साल हिंदुस्तान में गुजारने के बाद भी वो अपना वतन जन्मभूमि ढाका को ही मानते थे। दूसरा, वो सफिया के प्रति दिल से सम्मान प्रकट कर रहे थे, क्योंकि उसने अपना सिर्फ एक वादा निभाने के लिए, कि जो वादा नमक लाने का किया था, वो वादा निभाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया था। लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, ये मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत कराते हैं? इन लोगों के इन कथनों से पता लगता है कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा की राजनैतिक या भौगोलिक भूगोल की दृष्टि से या राजनीति की दृष्टि से किसी भी कारण से देश या जमीन को दो टुकड़ों में बांटा तो जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों से उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हिंदुस्तान के दो टुकड़े होने के बाद, भारत और पाकिस्तान बन जाने के बाद भी, एक पाकिस्तानी आज भी अपना वतन हिंदुस्तान को मानता है और एक हिंदुस्तानी लाहौर को बहुत याद करता है। लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भले ही देश को दो टुकड़ों में बांट दिया हो, लेकिन लोगों के दिलों की भावनाओं को नहीं मिटा सकते, और नहीं मिटा पाए और नहीं मिटा पाएंगे। नेक्स्ट, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं, जो उसके मन में द्वंद्व उठ रहा था कि लेकर जाऊं नहीं लेकर जाऊं, तो प्यार का तोहफा कैसे नहीं लेकर जाऊं, वायदा किया है, और दूसरा कि अगर चोरी लेकर जाती हूँ तो क्या है, ऐसा जो द्वंद्व उठ रहा था, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, तो उससे उसकी क्या विशेषता है कि वो वायदे की पक्की थी, उसने
एक सैयद मुसलमान थी और अपना दिया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहती थी, इसलिए वो चोरी छुपे या कस्टम अधिकारी को बताकर भारत नमक लाना चाहती थी। और ईमानदार महिला थी, वो बहुत ही ईमानदार थी, नमक को चोरी छुपे भारत नहीं ले जाना चाहती थी और ये चाहती थी कि मैं प्यार का तोहफा किसी को दे रही हूँ तो मैं चोरी नहीं लेकर जाऊंगी। इसलिए वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों को सब बातें सच सच बता देती है और नमक की पुड़िया को भारत लाने में कामयाब हो जाती है। बेटा एक सच्चाई सच बोल देंगे तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, और अगर एक झूठ बोलेंगे तो उसके लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ पर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, उसके लिए कुछ कितने हमें जो है प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम ये बोल देंगे ये बोल देंगे। सच्चाई के लिए कोई प्लानिंग नहीं, सच्चाई तो बिल्कुल एक बार में कही जाती है। ऐसा ही सफिया ने किया। तीसरा देखिए साहसिक निर्णय, उसके भाई ने भी मना कर दिया जबकि वो पुलिस ऑफिसर था, और मना करने पर भी उसने नमक की पुड़िया को टीन के टोकरी के तले में उसके पीछे नीचे छुपाकर फिर कस्टम अधिकारियों को बताकर उसने भारत ले जाने का बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती है, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करो। यह सच है, मानचित्र पर, मैप पर, नक्शे पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती, मगर भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत जो है वो 3 टुकड़ों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बट गया। लेकिन सुखद बात क्या रही है कि तीनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में बहुत ही प्यार से मिलते जुलते हैं, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा और इंसानियत के जरिए एक दूसरे से की भावनाओं की कद्र करते हैं। तीनों देशों के नागरिक जो हैं एक दूसरे देश में आते जाते हैं। नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? ये जो नमक कहानी है इसमें भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच में जो भेदभाव के बीच जो मोहब्बत है उसका नमकीन स्वाद घुला हुआ है। जैसे सफिया हिंदुस्तान में रहती है मगर उसके तीनों भाई कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में, और जिनसे मिलने वो पाकिस्तान आती जाती रहती है। विभाजन के वक्त भारत आई सिख बीबी और आज भी क्या करती है, लाहौर को अपना वतन मानकर पूरी भावनाओं के साथ उससे जुड़ी हुई है। तो एक कस्टम अधिकारी जो है अपना वतन, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी अपना वतन दिल्ली को मानता है, और ये सब बातें हमें बताती हैं, दिखाती हैं, प्रकट करती हैं कि दोनों देशों के बीच जो खींची गई मजबूत सरहद की सीमा की जो लकीर है वो भी लोगों के भावनात्मक जज्बातों को, भावनाओं को, प्रेम को अलग नहीं कर पाई। अब देखिए ये क्यों कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरैवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? सभी कानूनों से ऊपर क्या है? दया है, प्रेम, इंसानियत है। कानून से भी ऊपर ये तीनों चीजें, दया, प्रेम, इंसानियत। और इंसानियत की भावना को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि इंसानियत से ही, इंसानियत जिसको आप अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी कहते हो, इंसानियत से ही दुनिया के सभी लोगों को अपना बनाया जा सकता है और सबको प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के मजबूत बंधन में बांधा जा सकता है। बिना इंसानियत के इंसान पशु के समान है। इसलिए सफिया कहती है कि सारे कानून हुकूमत के नहीं होते, बल्कि ये प्रेम दुनिया, ये दुनिया प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत के कानूनों पर ही टिकती है। अगर प्रेम नहीं होगा तो दुनिया कैसे टिकेगी? अगर प्रेम से ही तो हम एक दूसरे को अपना बना सकते हैं। आप अपने घर में देखो, आप अपने विद्यालय में देखो, किसी भी कार्यालय में देखो, वहां पर प्रेम से ही तो आप एक दूसरे के साथ में रहते। कोई आपके विद्यालय में कोई कहाँ से आया हुआ, कोई कहाँ से आया हुआ बच्चा आपस में किससे रहते हो? प्रेम से, मोहब्बत से, इंसानियत से। ऐसे ही कहीं भी आप किसी को मिलते हो, आपके घर के आस पास, अड़ोस पड़ोस जो भी है, कोई कहीं का कोई कहीं का, लेकिन किससे? इंसानियत से। इंसानियत जो है वो
उसके आगे कानून जो है वो हुकूमत के नहीं होते हैं, बल्कि ये दुनिया प्रेम मोहब्बत इंसानियत के कानूनों पर ही टिकती और चलती है। बिना इंसानियत के दुनिया नहीं टिकती। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। किस पर? सफिया पर। जब वो सोच रही थी, भाई बता रहा था कि नमक नहीं ले जाया जा सकता भारत क्योंकि गैर कानूनी है, तो उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। जब उसका गुस्सा उतरा तो उसने भावना के स्थान पर, भावना मतलब फीलिंग के स्थान पर बुद्धि से काम लिया। उसने सारे तरीके सोचे, सारे रास्ते सोचे, तो उसने अंत में नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी के तले में छुपाकर भारत ले जाने का साहसिक निर्णय किया। क्योंकि यस, उसने नमक की पुड़िया को कहाँ पर? कीनू की टोकरी के तले में छुपाकर भारत ले जाने का साहसिक निर्णय लिया। और ये निर्णय उसने तब लिया जब उसने देखा था कि जो केले ले जा रहे थे और उसकी टोकरी थी, उसके नीचे किसी ने भी नहीं चेक करके देखा, तो उसको ये आइडिया आया। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। नमक की पुड़िया के बारे में सब कुछ सच सच जानने के बाद पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी था उसने सफिया से ये बात कही। उसका मानना है कि कानून तो अपनी जगह है, लेकिन इंसान की भावनाएं अपनी जगह है। और मगर क्या होता है, कभी कभी इंसानियत के कारण कानून को भी तोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर जैसे सफिया ने इंसानियत के कारण, अपना वायदा निभाने के कारण कानून को भी तोड़ देने में कोई बुराई नहीं समझे, क्योंकि प्रेम और इंसानियत दुनिया के सभी कानूनों से ऊपर है। जो जितने भी कानून तो किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए हैं, लेकिन प्रेम मोहब्बत इंसानियत ये भगवान के द्वारा दी गई भावनाएं हैं। भारतीय जमीन हमारे पानी का मजा, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। ये किसने कहा था? कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त, जो आज भी ढाका को अपना अधिकार, अपना वतन मानते हैं। लेखिका रजिया सज्जाद की बात सुनकर उन्हें भी अपने वतन की याद आ गई, नमक पानी की याद आ गई, और वो भावुक होकर ये बात कहने लगते हैं कि हमारी जमीन हमारे पानी का तो मजा ही कुछ और है। जैसे हम लोग कभी अपने घर, जहाँ पर आपके पेरेंट्स रहते होंगे, कोई भी गांव में है या किसी भी शहर में है आपका घर, आप वहां से किसी दूसरे शहर में सिर्फ काम करने के लिए, कर्म क्षेत्र भूमि आपकी वो हो गई, तो इसमें यहाँ पर आए हैं, तो जहां पर आपकी जो जन्मभूमि है वहां पर जाएं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वहां पर जाकर लगता है ना कि यहाँ जमीन, यहाँ के पानी का मजा ही कुछ और है। ऐसा ही भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने ये कहा। अब देखिए, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। इसमें कहा गया है कि लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को अपने वतन की, अपने किसी प्रिय की याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। जैसे इस कहानी में सिख बीवी अगर आज भी वतन लाहौर को ही मानती है, वहां की याद आते ही क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके सफेद दुपट्टे में गिर जाते हैं। वो सफेद दुपट्टा पहनती थी, और इसीलिए कहा गया कि पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। वो जो सफेद दुपट्टा उसके ऊपर गिरते हैं, उसको दूधिया आंचल कहा गया है। किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। अमृतसर के पुल को पार करते हुए सफिया यही सोच रही थी कि सिख बीवी अपना वतन आज भी लाहौर को मानती है, तो पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है, और एक भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताता है। इन तीनों व्यक्तियों की जन्मभूमि देखो, जन्मभूमि इनकी कहाँ है और कर्मभूमि, जन्मभूमि जहाँ जन्म लिया, कर्मभूमि जहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग है। लेकिन तीनों ही व्यक्तियों को अपनी जन्मभूमि से बेहद लगाव है। उनका मन
आज भी अपनी जन्मभूमि में बसा हुआ है, उसको याद करके आज भी भावुक हो उठते हैं। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, नमक कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं को बताया गया है, लेकिन आज की स्थिति पहले से अलग है। ये बंटवारे वाले समय की बात है। बंटवारे के बाद जो पीढ़ी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी या पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आई थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। ये 1947 की बातें हैं। और नई युवा पीढ़ी जो है, उसने अपने वर्तमान देशों में ही जहां रह रहे हैं वहीं पर जन्म लिया है। अभी भी चले जाते हैं, कई लोग विदेश चले जाते हैं और वहीं पर ये पीढ़ी पली बड़ी है, इसलिए उन्होंने वहीं के रीति रिवाज संस्कारों को देखा है, अपनाया है। उन्होंने ऐसा विभाजन का, पार्टीशन का दर्द नहीं झेला। समय के साथ कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, जिससे लोगों के बीच में पहले जैसा लगाव नहीं है। सफिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होते तो क्या करते? आपकी मन स्थिति भी वैसी ही होती। अगर सफिया की जगह होते तो सबकी ही मन की स्थिति वैसी ही होती, और मन की स्थिति उसकी तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार थी। एक तरफ तो वो सिख बीवी से किया हुआ अपना प्रॉमिस, वादा निभाना चाहती थी, दूसरी तरफ उसके सामने दोनों देशों की कस्टम की दीवार खड़ी थी कि कानून को नहीं तोड़ना। जो उसे नमक भारत लाने में वो कस्टम की जो दीवार थी इजाजत नहीं दे रही थी, तो उस समय उसने बुद्धि और भावना जो थी दोनों उस पर हावी होने लगी थी। उसने भावना की जगह बुद्धि से काम लिया, तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ी और उसने रास्ता अपनाया। लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने विभाजन से उपजे विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया और सिख बीवी के माध्यम से परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? अभी तो देखो, यहाँ इस पाठ में सिर्फ यही था कि देश का विभाजन होने के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान में गए। ये विस्थापन, विस्थापन मीन्स दूसरी जगह जाकर दोबारा स्थापित होना। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि विवाह की रीति, अगर एक लड़की का विवाह होता है तो उसको बिल्कुल विस्थापित दूसरे घर में जाकर पूरी तरह से उसको विस्थापित होना पड़ता है। एक महिला को पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े या एक देश से दूसरे देश जाना पड़े। हर महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार विवाह के पश्चात पक्के तौर पर विस्थापित होती है। विस्थापित मीन्स दोबारा स्थापित होना, दोबारा अपना घर चलाना, दोबारा से स्थापित होना, रहना, दूसरे घर जाकर उनके ही सारे तरीके से चलना, उनके अनुसार रहना, ये सब क्या है? विस्थापित ही तो है। पिता का घर छोड़कर दूसरे परिवार या देश के माहौल में ढलना उसके लिए शुरुआती समय में काफी कठिन होता है। पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं, मतलब प्रयास कर रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं कि अपने मन में प्रेम, दया और इंसानियत की भावना रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए और खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इनके तीज त्योहार, रस्म रिवाज का दिल से सम्मान करना चाहिए। भले ही किसी का कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी तीज त्योहार हो, उनको पूरे दिल से सम्मान। विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। जो बटी हुई जनता थी विभाजन के समय, उसको मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती है, जैसे रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं। विज्ञान, साइंस से रिलेटेड, साहित्य और कला में से कौन सबसे ताकतवर है? क्यों? इसमें साहित्य और कला जो है ये सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है, क्योंकि ये माध्यम जो है
इंसान की भावनाओं पर आधारित होता है। यहाँ भावनाओं को ही महत्व दिया है कि साहित्यकार और कलाकार पूरे समाज के दुख दर्द व उनकी भावनाओं को अपनी रचनाओं के, जब वो रचनाएं लिखते हैं, अब जैसे ये भी तो रचना हम पढ़ रहे हैं कि रजिया सज्जाद की लिखी हुई रचना को हम पढ़ रहे हैं, तो इस रचना को पढ़कर हमारे अंदर भी फीलिंग्स, हमारी भी भावनाएं जो है वो जाग उठती हैं। तो भावनाओं को साहित्यकार और कलाकार पूरे समाज के दुख दर्द व उनकी भावनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। और उन रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। इसी इसी साधन से, ये साहित्य और कला से, ये लोगों के बीच की दूरियों को कम किया जा सकता है। तो बेटा, आज हमने नमक पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दोहराए और इन्हीं प्रश्नों में से आपकी कल परीक्षा होगी। आप उसके लिए तैयार होंगे, इस लेसन को दोबारा से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। एग्जाम्स आपके आ रहे हैं और उसी से संबंधित आप अपने लेसन को तैयार